वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए सेवेंथ फेज वाले जितने भी स्टूडेंट जो अभी बचे हुए उनके लिए जो है कुछ प्रश्न लाया गया जो कि आपके पहले हुए जो है जितने भी आपकी 6 फेज के एनटीपीसी के एग्जाम हुए उस पर जो है आधारित ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:6:4:8 है। उनमें से सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी कि कोई भी चतुर्भुज के कोणों का योग यानी कि एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और इस 360 डिग्री को कितने यूनिट में बांटा गया? तो क्या करेंगे, सभी यूनिट का योग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल जोड़कर? यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 2 12, 8 आपका कितना हो जाएगा? 20 यूनिट होगा। यानी कि इस 20 यूनिट का वैल्यू कितना है? इस 360 डिग्री के बराबर है। कितने डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 360 को 20 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 18 बार में चला जाएगा। यानी कि एक यूनिट बराबर कितने डिग्री है? तो 18 डिग्री है। तो पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? तो सबसे छोटा कोण जिसका रेशियो में सबसे छोटा यूनिट डिजिट था उसी का कोण क्या होगा? सबसे छोटा होगा। यानी कि सबसे छोटा यूनिट डिजिट कौन सा था? 2। यानी कि हमें 2 यूनिट का मान निकालना है। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 18 डिग्री है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 18 × 2 करेंगे यानी कि 36 डिग्री होगा। तो सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा? 36 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो दर प्रतिशत यानी कि रेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है कोई भी धनराशि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी धनराशि यानी कि कोई भी प्रिंसिपल खुद में कितना होता है? 100% होती है। कोई भी राशि खुद में 100% होती है तो उसमें बोला गया कि वो राशि जो है 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। यानी कि P से 2 गुना कितना हो गया? 200% हो गया। यानी कि 100% की कोई राशि 200% हो गई। तो यहाँ पर जो राशि बढ़ी वो किस रूप में बढ़ी होगी? ब्याज के रूप में बढ़ी होगी। यानी कि 100% की राशि 200% हो गई तो उनमें कितना ब्याज जुटा? तो 100% ब्याज जुट गया। कितना? 100% ब्याज जुटा, जो कि कितने वर्ष में प्राप्त हुआ? 15 साल में प्राप्त हुआ। तो रेट यानी कि दर निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल ब्याज से टाइम से जब भागा यानी कि टोटल ब्याज को जब समय से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? आपका रेट यानी कि दर निकल जाएगा। तो गणना यहाँ पर जो है क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। 5 से काटेंगे तो 20 25 100। अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15। यानी कि एक साल का रेट कितना आ जाएगा? तो 20/3% आएगा। कितना आएगा? 20/3% आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि ए बी से 2 गुना अधिक दक्ष है और ए और बी एक साथ एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है? ए और बी की कार्य क्षमता बोली गई है। ए की जो कार्य क्षमता है बी से क्या है? 2 गुना है। यानी कि बी की अगर कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। अगर ए की कार्य क्षमता 2 बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? 2 होगी। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया। और फिर बोला गया कि दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो कितना दिनों में काम करते हैं? 20 दिनों में काम कर लेते हैं।
तो पूछा जा रहा है कि बी अकेले कितना दिनों में काम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर यानी कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, टोटल इफिशियंसी इंटू टोटल टाइम होता है, यानी कि कुल कार्य क्षमता इंटू कुल समय होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क यानी कि कितना काम करना है बी को वो निकालेंगे। तो कितना जो है कार्य क्षमता ए तथा बी मिलकर, दोनों मिलकर कितना की कार्य क्षमता से काम करते हैं, तो 2 1 3 की कार्य क्षमता से। और दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं, तो 20 दिन लेते हैं। दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क निकल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, बी का समय चाहिए। तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो बी को काम करना है, कितना काम करना है, 3 इंटू 20। और बी करेगा कितने की कार्य क्षमता से, 1 की कार्य क्षमता से, यानी कि 3 इंटू 20 बटा 1 करेंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बी का समय निकलेगा। तो 20 दिया कितना होता है, 60 यानी कि 60 होता है। यानी कि बी जो है अकेले उस काम को 60 दिनों में करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष समान काम को 4 दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क बराबर और क्या होता है, मैन इंटू डेज होता है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, लेकिन टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या भी होती है। तो यहाँ पर जो आदमी टोटल वर्क पहले निकालेंगे यानी कि करना कितना काम है, तो 10 पुरुष है यानी कि टोटल आदमी 10 है, कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल काम निकल जाएगा। इस कुल काम को कितने दिनों में करना है, 4 दिन में करना है। यानी कि इस कुल काम को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आदमियों की संख्या यानी कि मैन की संख्या निकल जाएगी। तो हल करेंगे यहाँ पर, तो 4 पचे 20, 10 पचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि उस कार्य को करने के लिए 4 दिन में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो 50 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी समान काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए बी और सी एक साथ काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी द्वारा एक साथ काम पूरा करने के लिए कितना समय लिया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि ए और बी मिलकर जब काम करते तो कितना दिनों में करते, 16 दिन में। बी और सी जब मिलकर काम करते तो कितना दिनों में करते, 24 दिन में। और जब तीनों मिल जाते यानी कि ए बी और सी तीनों मिल जाते हैं तो कितना दिन में काम करते हैं, 12 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो 16, 12, 24 का एलसीएम कितना होगा, 48 यानी कि 48 होगा। 48 को 16 से भाग करेंगे तो 3, 48 को 24 से भाग करेंगे तो 2, 48 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी कि यहाँ पर से क्या पता चल गया कि ए और बी हर एक दिन कितना काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं। बी और सी हर एक दिन कितना यूनिट काम करते हैं, 2 यूनिट काम करते हैं। और ए बी और सी मिलकर तीनों कितना एक दिन में काम करते हैं, 4 काम करते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए और सी की कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ए की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, अगर तीनों मिलकर 4 काम करते एक दिन में, लेकिन बी और सी सिर्फ मिलकर जो है कितना काम करते, 2 ही काम करते, यानी कि 4 - 2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए की कार्य क्षमता यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता हमें पता चल जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2। अब किसका निकालेंगे, सी का निकालेंगे, क्योंकि हमें ए और सी का कुल जो है यहाँ पर निकालना है कि कितने दिनों में कर सकता है। तो हमें सी की भी कार्य क्षमता चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो है क्या है, सी नहीं है। तो अगर तीनों की कार्य क्षमता में से ए प्लस बी की कार्य क्षमता माइनस कर देंगे तो क्या किसका निकल जाएगा, सी की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो अगर तीनों मिलकर 4 काम करते, ए और बी 3 काम करता है, तो सी कितना काम करता होगा, तो 4 - 3 यानी कि सी जो है एक दिन में 1 काम करता होगा। तो हमें अब क्या क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के क्या करेंगे कि कितना काम करना है, तो टोटल जो है करना कितना काम है, 48 काम करना है।
कितने की कार्य क्षमता से मिलकर जो है दोनों कितने की कार्य क्षमता से करेंगे, ए 2 के हिसाब से काम करेगा, सी 1 के हिसाब से काम करेगा, यानी कि दोनों मिलकर 3 के हिसाब से काम करेंगे। तो भाग करेंगे 48 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 48 को 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 16 बार में, यानी कि ए और सी मिलकर उस काम को 16 दिनों में पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 71,89,563 में 9 और 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। 9 कहाँ, यहाँ पर है, उसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, यानी कि 9 के बाद कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य, यानी कि 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9,000। उसी तरीके से 3 का स्थानीय मान 3 आपका यहाँ पर है, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 ही होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा जा रहा है, अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो 9,000 में से 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8,997 होगा। कितना हो गया, 8,997। यहाँ पर इस क्वेश्चन का 8,997 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यक्ति की आय 6400 रुपये है। यदि इसकी आय में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्षों के बाद उसकी आय क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले रेट यानी कि दर को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। कितना होगा, 1/10 होगा। तो यहाँ पर से क्या पता चलता है, यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 10 यूनिट की कोई राशि पर प्रत्येक में क्या हो रहा है, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 यूनिट के आय यानी कि इनकम में प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। यानी कि पहले साल में राशि कितनी थी, 10 यूनिट, उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, यानी कि कितना हो गया, 11 यूनिट। फिर दूसरे वर्ष में भी क्या होगा, दूसरे वर्ष में भी उसकी आय 10 यूनिट रहेगी और उसमें 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, यानी कि 10 से 11 हो जाएगी। इधर गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पहले वाला आय, और इधर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके बाद वाले आय के रेशियो में यूनिट में वैल्यू आ जाएगा। तो 10 दें 100 हो जाएगा, कितना होगा, 100 होगा। और 11 इंटू 11 कितना होगा, 121 होगा। यानी कि पहले उसकी आय 100 यूनिट थी, लेकिन वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई, 121 यूनिट हो गए। तो इस 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 64,000 रुपये दिया, सॉरी 6400 रुपया दिया गया। कितना दिया गया, 6400 रुपया दिया गया। यानी कि इससे ये जो है कितना गुना है, तो 64 गुना है। तो यहाँ पर 121 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करेंगे, इसमें 64 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इनकम बढ़ी हुई जो है इनकम आ जाएगी। तो गुना करेंगे आपका कितना आ जाएगा, तो गुना करेंगे यहाँ पर साइड में हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 121 इंटू 64, 4 12 चौक 48, 6 12 छक 72, 4 8 6 14, 72 4 76, 177। यानी कि बढ़ी हुई आय जो है उनकी कितनी है, तो 7744 रुपये है। कितना है, 7744 रुपये। इसका ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1 है तो tan 30 थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर से थीटा का मान निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पर जो है tan 3 थीटा है, tan 6 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर जो है tan इस 6 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan 6 थीटा लिख सकते हैं। तो 1/tan 6 थीटा क्या बन जाएगा, cot 6 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, cot 6 थीटा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा बराबर आप क्या बोल सकते हैं, tan 90 - 6 थीटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, tan 90 - 6 थीटा। दोनों बेस है तो बेस हट जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 थीटा 6 थीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 थीटा प्लस 6 थीटा तो कितना हो जाएगा, 9 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। यानी कि आपके थीटा का मान कितना आ गया, 10 डिग्री। तो पूछा क्या जा रहा है कि tan 30 थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान कितना है, 10 डिग्री। यानी कि थीटा का मान अगर 10 है तो 30 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300।
यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि tan 300 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसे बनाएंगे कैसे, इसे जो हम लोग इस तरीके से तोड़ सकते हैं, किस तरीके से, 270 प्लस 30 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 डिग्री। तो जब यहाँ पर tan 270 है तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, कॉट थीटा में चेंज हो जाता है, और ये आपका कैमा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, माइनस कॉट 30 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस कॉट 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का यानी कि कॉट जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, यानी कि आपका मान कितना हो जाएगा, माइनस √3 मान होगा। 30 थीटा का मान कितना होगा, माइनस √3, कितना होगा, माइनस √3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉसेक थीटा बराबर 3x है, कॉट थीटा बराबर 3/x है, तो x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉसेक थीटा बटा ये 3 जो है यहाँ पर ला सकते, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। उसी तरीके से कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा 3 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा। तो अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर ये आपका पूरा स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि x² माइनस क्या करना है, 1/x², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, नीचे x² बराबर आपका क्या हो जाएगा, x² का मान क्या था, कॉसेक थीटा बटा 3 का होल स्क्वायर, तोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर आपका हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस 1/x² का कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बटा 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम 9, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। नीचे आपका बेस क्या है, 9 है, यानी कि आपका मान कितना होगा, x² माइनस 1/x² का मान कितना होगा, 1/9, यानी कि 1/9 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो कॉट थीटा माइनस tan थीटा बाई 2 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा जो है क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो ये जो 5 आपका क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और ये आपका 13 जो आपका क्या है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। हमें बेस की जरूरत पड़ सकती है आगे, तो बेस आपका कितना हो जाएगा, अगर हाइपोटेनस 13 है यानी कि कर्ण 13 है, लंब 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 यूनिट होगा। तो क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा का क्या क्या बनता है। जैसे कि साइन थीटा का p/h बनता है, उसी तरह से कॉट थीटा का क्या बनता है, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि b/p बनता है। तो b कितना है, 12, और p कितना है, 5 है, माइनस टेन थीटा क्या बनता है आपका, p/b यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस बनता है। तो कितना हो जाएगा आपका, 5/12 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना वैल्यू आया था यहाँ पर, 12/5, तो 12/5 लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम पहले ले लेंगे, तो 12 और 5 का एलसीएम 60, 12 144 माइनस 5 5 25, नीचे देखेंगे तो आपका कितना बचेगा, 12 दूनी 24/5 होगा। कितना होगा, 24/5। हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 144 में से 25 गया तो आपका हो जाएगा 20, यानी कि 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 119, 9 × 14, 11 2 13 14, यानी कि कितना होगा, माइनस 119 होगा, बटा नीचे कितना, 60। ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 24 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 60 को तो कितना बार चला जाएगा, 12 बार में। गुना करेंगे तो 119 बटा 12 × 4 48, 4 12 दूनी 24 4 कितना हो जाएगा, 28। यानी कि इसका जो है, इसका जो है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बाई 2 कॉट थीटा का मान कितना आएगा, तो 119/288 आएगा। कितना आएगा, 119/288। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ये जो है आपको, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।